हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, जो अपना राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है उसके लिए अपन ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको वो सीरीज़ पसंद आ रही होगी दोस्तों। और अगर दोस्तों ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जो भी आपको जैसा भी कोई भी डाउट होता है या फिर कैसी लगती है सीरीज़, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपन 18 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड कर लिए हैं। तो आई होप आपने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे। ये सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट है आपकी, राजस्थान जीएस जीके फॉर जेईएन 2020 आरएस, इस तरीके से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके भी ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं सच। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, अपन चलते हैं फटाफट। अपन ने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कल वाला जो वीडियो था, जो पार्ट 18 था, अपन ने वहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी का अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार अपन ने मैंने बताया था आपको। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें से कल अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आज अपन नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, हेडिंग डालिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्पत्ति की। तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश, कल जो मैंने आपको मैप बताया था उसके अंदर जो अपना ईस्टर्न जो प्लेन्स हैं, जैसे ये अपना राजस्थान का है, तो ये जो ईस्टर्न जो मैदानी प्रदेश है ना, ये क्या कहलाता है? अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना। जो पूर्व की तरफ है वो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना। तो इसकी उत्पत्ति की मैं बात करूं तो लिखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्या लिखा है मैंने? नूतन महाकल्प, या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है नियोजोइक, नियोजोइक है ना, नियोजोइक एरा। व्हाट इज द नेम? नियोजोइक एरा। ठीक है, नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसीन काल में गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से हुई है। ठीक है, तो अंडरलाइन क्या करना है आपको? नूतन महाकल्प या फिर नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसीन काल। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति की मैं बात करूं तो जो पूर्व के मैदानी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कौन से कल्प में? नूतन महाकल्प। क्या नाम मैंने बोला? नूतन महाकल्प, या फिर इसको एक नाम से हो जाता है नियोजोइक एरा के कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में। जो गंगा यमुना जो नदियां हैं, जब वो अपने द्वारा मृदा लेके आएगी जब बहाव क्षेत्र में, तो क्या करेगी? मैदानों का निर्माण करेगी ओवरऑल, है ना। तो उसी से इस पूर्व का जो अपना मैदान है राजस्थान का, उस पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं, इस नूतन महाकल्प को कई बार आपको किताबों में
या फिर क्वेश्चंस की फॉर्म में चतुर्थक महाकल्प भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चतुर्थक महाकल्प भी नाम इसका बोला जाता है। तो आपको दोनों याद रखने, नूतन महाकल्प या फिर चतुर्थक महाकल्प। तो यह बात हो गई अपने पूर्वी मैदान के उत्पत्ति की बात। अब मैं बात करता हूं विस्तार की। किसका विस्तार कितना है? तो अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो है 23.6%। इसका जो एरिया है ओवरऑल राजस्थान के टोटल एरिया का कितना परसेंट एरिया को कवर करता है? 23.6%। यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है अभी बात करते हैं। तो जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है अप्रॉक्स 39%। और राउंड ऑफ में मैं बोलूँ तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या का जो 40% हिस्सा है वो कहाँ निवास करता है? मैदान में। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ मैदानी भाग होगी वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे खेती वगैरह के साधन, आपके रोजगार के साधन वो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली टू अदर मरुस्थली या फिर अदर थिंग्स के कंपेयर में। ठीक है, तो समझ में आई बात। और इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? जिले इसमें टोटल 10 जिले इसके अंदर अपने आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने विस्तार की। ठीक है, तो इतना लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अपन विशेषता की। इतना पहले आप एक बार लिख लीजिए। अब चलते हैं, बात करते हैं विशेषताओं की। तो देखिए इसकी सबसे पहली विशेषता यह है, जो पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये मैदानी प्रदेश है, गंगा यमुना के द्वारा मृदा लाई गई है, तो जो मृदा लाई गई होगी वो कैसी होगी? उपजाऊ होगी। सर्वाधिक उपजाऊ है। उपजाऊ है तो सर्वाधिक क्या होगी? कृषि की संभावना होगी। और जब सर्वाधिक कृषि होगी तो सर्वाधिक जनघनत्व होगा, मतलब वहाँ पे डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और यह वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला भौतिक प्रदेश होगा राजस्थान का। तो लिखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक कृषि संभावना, कॉमा सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। तो ये बात हो गई एक विशेषताओं की। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे कौन सी मृदा का विस्तार होगा, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी मृदा लाई गई है? मतलब जो नदियों के नदियाँ जो अपने साथ मृदा लेके आती है, वो मृदा लेके आती है जलोढ़, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मृदा में और भी बात करेंगे अपन। इसमें जलोढ़ मृदा का मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है अपनी, जो सब सर्वाधिक उपजाऊ होती है, वो जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक है, तो ये चीज़ है, लिख लीजिए आप इतना। अब अपन बात करते हैं इसके वर्गीकरण की।
अब बात करेंगे अपन वर्गीकरण की। तो दोस्तों इसको 3 भागों में विभाजित, इसको डिवाइड किया गया है। एक है अपना चंबल बेसिन, मतलब जो चंबल नदी के द्वारा जो बनेगा बेसिन वो क्या कहला जाएगा, चंबल बेसिन। फिर है बनास बाणगंगा बेसिन, और तीसरा है अपना माही बेसिन। कितने डिवाइड में, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज चंबल बेसिन, सेकंड वन इज बनास बाणगंगा बेसिन एंड थर्ड वन इज माही बेसिन। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके अंदर मैं बात करूं कौन कौन से अपने जिले आ जाएंगे, कौन कौन सा जगह आएगी। तो चंबल बेसिन में अपना आएगा धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर आ जाएगा। फिर यहां पे इसका कुछ पार्ट में डिवाइड है, जैसे इसके अंदर बोलेंगे इसको पिडमांट का मैदान। क्या बोलेंगे, पिडमांट का मैदान। खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश। रोही का मैदान, क्या बोला, रोही का मैदान। और रोही का मैदान इसी के अंदर है, आप नीचे लिख लीजिए, यहां पे मैं पेज खत्म हो गया है। मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, ये हो गए, ये बात हो गई किसके, बनास बाणगंगा बेसिन के अंदर। पिंडमांट का मैदान, खेराड़ प्रदेश, रोही का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, बनास बाणगंगा बेसिन की। इसके अंदर मैं बात करूं तो यहां पे है अपना 56 का मैदान एक। दूसरा है अपना कांठल, कांठल, कांठल जैसे कांठल प्रदेश, तो कांठल का मैदान। और वांगड़ प्रदेश, क्या बोला मैंने, वांगड़ प्रदेश। तो यह 3 है अपने माही बेसिन के अंदर। मैं दिखा देता हूं आपको, ये लीजिए। ठीक है, माही बेसिन के अंदर क्या क्या है अपना, 56 का मैदान, कांठल का मैदान, वांगड़ प्रदेश। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए एक बार। फिर अपन एक एक की बात करेंगे, माही बेसिन की बात करेंगे। माही बेसिन किसको बोला जा रहा है, कौन कौन से जिले आ रहे हैं, 56 का मैदान कौन सा है, वांगड़ प्रदेश कौन सा, एक एक चीज़ की अपन एक एक तरीके से डिटेल में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा जो अपना माही बेसिन है। माही बेसिन का मतलब क्या होगा, वह मैदानी प्रदेश जो माही नदी के आसपास बन रहा है वह क्या कहलाएगा, माही बेसिन। अब मैं राजस्थान का एक नक्शा बनाता हूं कि जो अपना नीचे का नक्शा है इधर का, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का, उधर से जा रही है अपनी माही, ये इस तरीके से अपना
ठीक है। ये हो गए अपनी माही नदी, ठीक है। ये माही नदी अब बनाते जाइए साथ साथ। अब देखिए ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, ये जो डिस्ट्रिक्ट है अपना, नीचे का जो मैप है राजस्थान का, डूंगरपुर इधर, प्रतापगढ़ इधर, बांसवाड़ा इधर, ठीक है। ये माही नदी इधर बीच में से इस तरीके से कट करती हुई जा रही है ना। और इस क्षेत्र, यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र है जो डूंगरपुर और डूंगरपुर में बना हुआ है और थोड़ा सा इधर बांसवाड़ा में है, यह क्या है, वांगड़ या बांगड़ भी बोलते हैं इसको, बांगड़ प्रदेश। क्या है, बांगड़ प्रदेश। यह जो इलाका है आपका, यह जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में, यह है अपना 56 का मैदान, ठीक है। और जो ये बाउंड्री पे है प्रतापगढ़ के ऊपर की तरफ, यह है अपना कांठल का मैदान, ठीक है। वांगड़ प्रदेश, दिस वन इज, यह है अपना 56 का मैदान, यह है कांठल का मैदान, ठीक है। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। अब एक एक के बारे में एक एक पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट, आप बना लीजिए कि भाई 56 का मैदान का नाम 56 का मैदान क्यों है, इस तरीके से जो जो चीज़ें हैं, जो जो उनके फैक्ट्स हैं। अब मैं बात करता हूं 56 के मैदान। तो 56 के मैदान कौन सा मैदान है, यह वाला मैदान है। तो माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ और कौन सा जिला, बांसवाड़ा में है एक तो। और इसका नाम 56 का मैदान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 56 गांवों या नदी नालों का समूह बनने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, 56 का मैदान। तो इसके बारे में इतना लिखिए, ठीक है। लिखिए इसमें माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में स्थित 56 गांवों या नदी नालों का समूह इज नोन एज 56 का मैदान, ठीक है। ये क्या कहलाता है अपना 56 का मैदान। ये बात हो गई अपने 56 का मैदान, ठीक है।
अब बात करते हैं कांठल का मैदान। कांठल का मैदान कहाँ है? ये जो अपना प्रतापगढ़ में स्थित है, तटवर्ती, ये जो तट है ना, तो तटवर्ती मैदान है एक तरीके का, माही नदी का तट के पास में ही है अपना, है ना। तो लिखिए इसमें प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान क्या कहलाया अपना? कांठल का मैदान। ये बात हो गई कांठल के मैदान की। अब अगला है अपना लास्ट, वांगड़ प्रदेश। वांगड़ प्रदेश कहाँ है अपना? अपना बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है, के मध्य स्थित है, और माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र एक प्रकार का। यहाँ पे क्या है, मतलब नदी के वजह, यहाँ पे क्या है, विखंडित पहाड़ी, मतलब टूटी फूटी पहाड़ियाँ जो टाइप होती है, जब नदी नाले निकलते हैं तो विखंड कर देती है वो पहाड़ियों को, तो वो क्षेत्र है वांगड़ प्रदेश। तो लिखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य स्थित माही नदी द्वारा विखंडित पहाड़ी क्षेत्र क्या है अपना? वांगड़ प्रदेश। तो यह बात हो गई अपने वांगड़ प्रदेश की। तो इतना आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो गया अपना माही बेसिन, है ना। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसी के अंदर जो अपन ने पढ़ा था, बनास बाण गंगा बनास बाण गंगा बेसिन। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखिए आप, अपन मैं बनाता हूं, आप साथ साथ बनाते जाइएगा। यह है अपनी बनास नदी। ठीक है, यह निकल रही है अपने देवगढ़ राजसमंद से। ठीक है, ये हो गई देवगढ़ राजसमंद से। ठीक है, कौन सी? बनास नदी। ठीक है, यहाँ है अपना भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा और देवगढ़ राजसमंद के बीच का जो प्रदेश है बनास नदी के किनारे, ये क्या कहलाया? पिडमांट का मैदान। क्या कहलाया? पिडमांट का मैदान। ठीक है, फिर
इधर है अपना जहाजपुर, जो कि है भीलवाड़ा में, और इधर है अपना टोंक, ठीक है, बनास नदी के नीचे की तरफ। और जो इधर इसने निर्माण किया वो किसका किया? खेराड़ प्रदेश का। किसका निर्माण किया? खेराड़ प्रदेश का। इन दोनों के मध्य, ये किसके मध्य था? पिडमांट का मैदान, देवगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, देवगढ़ के और भीलवाड़ा के मध्य पिडमांट का मैदान, और ये है जहाजपुर, भीलवाड़ा और टोंक के मध्य खेराड़ का मैदान। ये बात हो गई बनास नदी से रिलेटेड, ठीक है। फिर इधर देखिए बाणगंगा बना लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं, एक बात समझ लीजिए। बाणगंगा अपनी निकलती है जयपुर से। कहाँ से निकलती है? जयपुर से। और ये है अपना इधर की तरफ भरतपुर। क्या है? भरतपुर। जयपुर और भरतपुर के मध्य जो मैदान का निर्माण हो रहा है बाणगंगा नदी के किनारे, वो है रोही का मैदान। व्हाट इज इट? रोही का मैदान, जयपुर और भरतपुर के मध्य, ठीक है। ये हो गई बात, ठीक है। अब इधर है अपना, ये हो गई बाणगंगा, बनास नदी, और यह है अपनी यमुना नदी, और यह है आपकी चंबल नदी। ठीक है। और एक मैदान जो है मालपुरा करौली का, यह इधर का इलाका है अपना, यह है अपना मालपुरा टोंक, ठीक है। और इधर है अपना करौली। तो मालपुरा टोंक और करौली के मध्य यहां बना मालपुरा करौली का मैदान। किसके बीच में? मालपुरा टोंक और करौली के मध्य क्या बना? मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है। तो यह बात हो गई अपने बनास बाणगंगा बेसिन की। तो इस डायग्राम को आप कंप्लीट बना लीजिए एक बार। ठीक है, तो आगे चलते हैं, जो पढ़ा है वो लिख लेते हैं अब नोट्स में। रोही का मैदान, रोही का मैदान का एक नाम और मिलता है रोही दोआब क्षेत्र। क्या नाम मिलता है? रोही दोआब क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें लिखिए यह कौन सा क्षेत्र है? यह वाला बाणगंगा तथा यमुना नदी के मध्य स्थित है। और कहां से कहां तक है? जयपुर से भरतपुर। तो ये लिख लीजिए, बस जो चीज पढ़ी है वही लिखनी है। बाणगंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित जयपुर से भरतपुर तक विस्तृत मैदान क्या कहलाता है? रोही या रोही दोआब क्षेत्र। ये बात हो गई अपने रोही दोआब क्षेत्र की, लिख लीजिए।
अगला है अपना मालपुरा करौली का मैदान। तो मालपुरा करौली का मैदान कहाँ है भैया? मालपुरा से लेके करौली के मध्य है। ठीक है, तो लिखिए इसमें मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास तथा बाणगंगा नदियों द्वारा, कौन कौन सी नदी? बनास, अपनी बनास तथा बाणगंगा नदियों द्वारा निर्मित। द्वारा निर्मित मैदान कौन सा कहलाया? मालपुरा करौली का मैदान। अगला है, फिर लिखना है खेराड़ प्रदेश। कौन सा? खेराड़ प्रदेश। इसमें लिखिए जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या हो गया? खेराड़ का खेराड़ प्रदेश। इस खेराड़ प्रदेश को कई बार एक नाम आपको और मिल जाता है, माल खेराड़। क्या? माल खेराड़। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बताने के लिए रेडी हो। ठीक है, दैट इज माल खेराड़। ठीक है, ये हो गया आपका खेराड़ प्रदेश। फिर आखिरी है अपना पिडमांट का मैदान। इसकी बात कर रहे हैं अपन, पिडमांट के मैदान की। तो इसमें लिखिए देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित, बनास नदी द्वारा, लिख लीजिए निर्मित, दिख रहा होगा, निर्मित अरावली से पृथक, अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र। क्या कह रहा है? देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित पिडमांट का मैदान, जो अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र, मतलब अरावली से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है पहाड़ी क्षेत्र। क्या है अपना? पिडमांट का मैदान। ठीक है ना, पृथक है ना, अरावली से पृथक है। लेकिन एक चीज है कि जो पिडमांट का जो मैदान है, अगर वो पूछा जाए कौन से प्रदेश के अंडर आता है, तो यह अपना पिडमांट का जो मैदान है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है ना। अरावली से पृथक जरूर है, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पिडमांट का जो मैदान है वो क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। इस चीज़ को भी आप लिख लीजिए, दोनों चीज़ों को। पिडमांट का मैदान
अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है ये मैदान, है ना। आपसे ये डाउट हो सकता है कि भाई, है ना, कि ये है मैदान, लेकिन ये किसके अंदर स्थित है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्योंकि इसकी आप लोकेशन देखिए कहाँ पे है, राजसमंद से भीलवाड़ा, जहाँ पे राजसमंद में काफ़ी अरावली फैली हुई है। उदयपुर, राजसमंद, मेवाड़ का जो क्षेत्र है उदयपुर, तो वहाँ पे काफ़ी अरावली फैली हुई है, इसलिए ये किसके अंदर स्थित है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में ये स्थित है आपका पिडमांट का मैदान। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में अपन इतना ही कवर करते हैं। अगला है, बाकी के टॉपिक्स अपन अगले नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और हर चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। और सीरीज़ कैसी लगती है, वीडियोज़ कैसे लगते हैं, कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।